अगली बड़ी खबर आ रही है बागली से, जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों पे देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर कई ऐसे आकर्षक के केंद्र बने हैं। सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में वोटरों की लंबी कतारें बागली में नजर आ रही है। बड़ी खबर बागली से, बागली विधानसभा में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्धारित समय में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए बागली से रविंद्र पाटीदार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है मतदान को लेकर, क्या कुछ अपडेट है केंद्रों पर? जी, बताना चाहूंगा कि आज बागली देवास जिले की बागली विधानसभा में खंडवा लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है। और बागली विधानसभा में कुल 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो चुका है और कई मतदान केंद्रों पर देखा जा रहा है कि सुबह से ही मतदाता उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम अभी बागली विधानसभा के ग्राम पंचायत चापड़ा के श्यामनगर में स्थित एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं, जहां पर आप पीछे देख रहे होंगे कि महिला पुरुषों की लाइनें लगी है। और आज प्रगति का कृपा रही है, सहयोग रहा है कि मौसम भी काफी ठंडा है। बदल होने के कारण गर्मी भी नहीं है और उसी के कारण उत्साह के साथ मतदाता केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने जो अभी तक अपडेट ली है, तो कई मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या किसी से बात हो पाएगी जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं? जी, हम यहाँ खड़े तो हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज अभी युवा एक मतदाता खड़े हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज हम मतदान करना है तो क्या उत्साह है उनके अंदर। आज हम यहाँ पर मतदान करना आए हैं लोकसभा के लिए, क्या उत्साह है और क्या है? बोलिए। अच्छा लग रहा है, वोट देने के लिए आया, अच्छा लग रहा है। हमारा जो अधिकार है वो हम पूरा करने को खुशी है। जी, इनका कहना है कि वो उनको आज बहुत अच्छा उत्साह है कि वो यहाँ पर मतदान करना है और उनका जो अधिकार है मतदान करने का, उसका भी आज यहाँ पर वो उपयोग करेंगे। और अन्य उनके जो पड़ोसी है, मिलने वाले जो मतदाता है, उनसे भी अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आए और अपने मत का प्रयोग करें और मतदान करें। जी, साथ ही ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना होता है। ये नए युवा है, इनके क्या कुछ मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं? कैसी सरकार ये चाहते हैं और क्या कुछ मांगे ये सरकार से चाहते हैं? जी, इनका ये कहना है कि एक अच्छी सरकार आए जो युवाओं को रोजगार दे और आम जनता, जो मध्यम वर्ग की जनता है, उनका ध्यान रखे। और कहीं ना कहीं जो सरकार की योजना है, आम जो पात्र हितग्राही रहते हैं, जिनको उनकी आवश्यकता होती है, उन्हें उस योजना का भी लाभ पहुंचे। जी, और भी कुछ लोग वहाँ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि किन पार्टी को लेकर इनके मन में उत्साह नजर आ रहा है। हम यहाँ पर और चर्चा करना चाहेंगे। हमारे पास और मतदाता है। आज आप मतदान करने आए हैं, तो क्या उत्साह है और किस मुद्दों को लेकर आज मतदान किया जा रहा है आपको? मुद्दा तो बहुत सारा है, बाकी जो राष्ट्रीय हित का मुद्दा है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। मतदान कर दिया आपने? मतदान कर दिया। और क्या आपके सब परिवार के सदस्य आए हैं जिन्होंने मतदान किया? सभी आए, परिवार के सभी सदस्य आए, मतदान किया उन्होंने। आप किसान भी है और किसान के हित में क्या सरकार से अपेक्षा उम्मीदें रखते हैं? किसान के प्रति तो बहुत अपेक्षा है सरकार से। और ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं चैनलों पर बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, लेकिन उनका कहना है कि किसान के हित में सरकार काम करे और किसानों की बहुत कुछ समस्या रहती है और उसके और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन्होंने भी इनके परिवार के साथ यहाँ पहुंचकर मतदान किया है और एक बात भी कही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र हित का भी उनके मन में विचार है।
जी रविंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ शैलेंद्र जोशी भी जुड़ चुके हैं, इनसे मतदान से जुड़ी कुछ अपडेट ले लेते हैं। तो शैलेंद्र जी, धार में क्या कुछ अपडेट नजर आ रहे हैं मतदान को लेकर? बिल्कुल दिव्या जी, आपको बताना चाहेंगे कि आज 17 लाख मतदाता धार लोकसभा के प्रत्याशी की जीत हार का निर्णय करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए 1889 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जहां तक धार विधानसभा की बात की जाए तो धार विधानसभा में 300 मतदान केंद्रों को बनाया गया है। अभी मतदान कुछ हल्का चल रहा है, कुछ कम संख्या में मतदान हो रहा है, पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, महिलाएं पुरुष वर्ग जैसे जैसे अपने रोज बस्ती के कामों से निवृत्त होंगे, वैसे वैसे मतों का प्रभाव अधिक दिखाई देने को पड़ेगा। कुछ मतदान केंद्रों पर यहाँ अव्यवस्था भी दिखाई दी। अभी जब हम बूथ क्रमांक 25 के नगर पालिका केंद्र पे आए तो यहाँ थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था को लेकर कुछ दिक्कतें थी, और दिक्कतों को हमने बीएलओ को अवगत कराया तो उन्होंने प्रयास भी किया उसको दूर करने का। जी, क्या कुछ परेशानियां हैं जो लोगों को उठानी पड़ रही है मतदान केंद्रों पर? हाँ दिव्या जी, मतदान तो ठीक चल रहा है। क्या कुछ परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही है मतदान केंद्रों पर? क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है या कोई लापरवाही है जो निर्वाचन आयोग की ओर से बरती गई है? नहीं, शहरी क्षेत्र में तो इतनी लापरवाही नहीं देखी गई है, पर कुछ व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बिगड़ भी जाती है। अभी सुबह का टाइम है, मतदान चालू हुआ है, तो धीरे धीरे प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण मतदान क्षेत्र जो है वहाँ बहुत छोटे छोटे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिली। जी, बुजुर्गों की और साथ ही विकलांग मतदाताओं की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग वहां मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं अब तक? विकलांग लोगों के लिए कुछ 155 मतदान केंद्रों में विकलांग लोगों के वोटिंग की व्यवस्था की गई। हाँ दिव्या, आपको यहाँ एक बात विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि जो सरकार ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का बैलेट पेपर के द्वारा मतदान करने को कहा गया था, उसमें यहाँ जिला प्रशासन की कहीं कुछ न कुछ चीज जरूर हुई है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनसे बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान नहीं कराया गया। अब उन लोगों को किसी तरह यहाँ मतदान केंद्र पे आकर अपना मतदान करना पड़ेगा। तो ये आखिर लापरवाही किसकी ओर से बरती जा रही है? क्योंकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा एक मुद्दा था कि सभी बुजुर्गों को जो है घर घर जाकर ही वोटिंग लिया जाएगा उनका, लेकिन अब ये बुजुर्गों को खुद ही मतदान केंद्रों तक पहुंचना पड़ रहा है। किसकी लापरवाही है? ये बिल्कुल पूर्ण रूप से जिला प्रशासन की लापरवाही है। कई बुजुर्ग लोग मेरे से संपर्क में आए हैं जिनसे किसी भी प्रकार से बिल से मतदान नहीं किया गया। जी, तो बुजुर्गों ने आखिर इसका बहिष्कार नहीं किया मतदान करने का कि हमें जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दी जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं हम तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए दिव्या जी, ये आदिवासी क्षेत्र है, नियमों की बहुत अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए जानकारी के अभाव में वो लोग अपने वही पुराने चीज पवित्र अंदाज में कि वोटिंग जाना है, वोटिंग करने जाएंगे, किसी तरह से जाएंगे और अपना अभिमत सरकार के प्रति जरूर प्रकट करेंगे। जी, शैलेंद्र हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर बागली से जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए हैं। तो रविंद्र, अभी मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो कितने प्रतिशत मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं मतदान के लिए? मतदान का जो प्रतिशत है इसका तो अभी आंकड़ा नहीं बता पाते हैं, नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी प्रशासनिक तौर पर कोई जी हमें प्रतिशत की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ मतदान केंद्रों पर अच्छी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर मतदाता अभी 1-2 आ रहे हैं, भीड़ नजर नहीं है आ रही है। तो इससे अभी प्रतिशत का कहीं ना कहीं जो प्रतिशत है उसका बताना उचित नहीं रहेगा। लगभग अभी 9 बजे तक पूरे अपने जो आंकड़े हैं वो आ जाएंगे कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और उसी के बाद इसके स्पष्टीकरण हो पाएगा। जी, व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ लापरवाही निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है? बुजुर्गों को क्या सभी व्यवस्थाएं मुहैया करवाई गई है? घरों तक जाकर उनसे बैलेट पेपर के माध्यम से जो मतदान करने की अपील की गई थी और जिला प्रशासन की ओर से एक मुहिम चलाई गई थी, क्या वो मुहिम लगातार चल रही है वहां पर? जी बताना चाहूंगा कि बागली की बात हम करें मतदान को लेकर तो यहाँ पर अभी तक ऐसी कोई अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है, विकलांग है
इनका भी घर घर जाकर बैलेट पेपर से जो मतदान कराया गया है उसमें जी। भी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। लेकिन हम फिर भी जानकारी नजर बनाए हुए हैं और अभी एक जानकारी मिल रही है कि ग्राम जो बागली विधानसभा का ग्राम इकलेरा है जी। वहां पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया था और मतदान शायद अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अब हम वहां पर जाएंगे अभी और वहां की भी स्थिति का जायजा लेंगे कि मतदान क्यों शुरू नहीं हुआ और क्या ग्रामीणों की मांग है और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। जी रवीन जी हमारे साथ बने रहिए, शैलेंद्र से कुछ जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या कुछ जनता से बात हो पाएगी? अभी हमारे आदर्श मतदान केंद्र पे एक सर जी खड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। सर, जी। मतदान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने वोट डाला? वोट डालने का आधार एक अच्छी सरकार के आपने वोट क्या देंगी? किस आधार पर आपने वोटिंग किया? क्या कुछ मांगे हैं, इनसे पूछने की कोशिश कीजिए। क्या आप नई सरकार से क्या अपेक्षा है? नई सरकार से यही अपेक्षा है कि सभी को अपना जो भी अधिकार। चलिए, कोई बात नहीं। ये थोड़ी सी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण मतदाताओं में थोड़ी सी झिझक होती है, खुल के अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, खुल की बात को अपनी बात को बता नहीं पाते हैं, इसलिए इस टाइप की व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे। जी शैलेंद्र, युवाओं की बात करें, युवाओं में क्या कुछ उत्साह है और कैसी सरकार युवा अब आने वाले समय पर चाहती है? युवाओं में बहुत कुछ उत्साह देखने को मिला है। युवा वर्ग को नई सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है उससे बहुत कुछ आशाएं हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि डबल इंजन की सरकार हमारे लिए रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध कराएगी। मोदी जी आए थे, मोदी जी की सभा हुई थी, उन्होंने धार में एक टेक्सटाइल हब भी बनाने का वादा किया था, क्योंकि धार जिले में कपास का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। जी शैलेंद्र, एक बड़ा मुद्दा भोजशाला का जो है काफी समय से धार में जारी है। अभी धार में भोजशाला को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ उत्साह है? क्या अन्य समुदाय के लोगों को मन में जो बीजेपी सरकार है उनको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, या फिर वो भी बीजेपी सरकार को एक बार फिर लाना चाहती है? जहां तक भोजशाला का सवाल है, उसमें दोनों पक्ष इस बात के सहमत है कि जो साक्ष्य होगा, साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो उनको स्वीकार होगा। जी। और जहां तक मैं साक्ष्य की बात करूं तो साक्ष्य पूरी तरीके से हिंदू पक्ष की ओर जाते हुए दिखे। कई प्रमाण इस बात के मिले हैं, जैसे परमारकालीन सिक्कों का मिलना और उदय में दीवारों का मिलना। अभी जीपीएस सर्वे जारी है, सर्वे का समय भी बढ़ाया गया है, तो इस टाइप की कई चल रही है। और अभी एएसआई किसी प्रकार के अपने पत्ते नहीं खोल रही है, वो तो अपनी रिपोर्ट जो भी रखेगी जो हाईकोर्ट के पटल पे रखेगी। जी, अब तक धार भोजशाला में क्या कुछ सर्वे से जुड़ी अपडेट्स होगी? शैलेंद्र, थोड़ी जनता से साझा कर दीजिए। देखिए, जहां तक भोजशाला का सवाल है, भोजशाला की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के ये यही कि खुदाई के दौरान जो 3 परमारकालीन सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों के आधार पर यह दावा बहुत पुख्ता होता है कि कभी यहाँ परमार वंश जो कि राजा भोज से जुड़ा हुआ था, परमारकालीन सिक्कों के मिलने से भोजशाला की बहुत हद तक पुष्टि होती है। और कमाल मौलाना जो की दरगाह है, उसके नीचे भी एक गर्भगृह मिला है। उस गर्भगृह में दोनों प्रकार के शिलालेख मिले, उसमें अरबी फारसी भाषा में भी कुछ लिखा है और संस्कृत भाषा में भी लिखा है। तो एएसआई की टीम ने अभी 3 दिन पहले अरबी के विद्वानों को भी बुलाया था उस भाषा को पढ़ने के लिए, और संस्कृत के विद्वानों को भी बुलवाया था कि इस भाषा का सही अर्थ निकाला जा सके। जी शैलेंद्र, आपके आसपास और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बताइए दादा, किस टाइप की सरकार चाहेंगे? बहुत बढ़िया साफ सुथरी सरकार होना चाहिए, सबके लिए काम अच्छा बढ़िया होना चाहिए। वर्तमान में जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और आगे भी हमारे देश का नाम हो, देश की तरक्की हो, यही हमारी दादा। ये जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का घर पर बैलेट जाके वोटिंग नहीं कर पाया, तो इसको क्या जिला प्रशासन की कमी मानेंगे क्या? सर प्रशासन के पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसमें किसी को दोष देना मैं तो उचित नहीं समझता। इसमें निर्वाचन आयोग के आदेश है, उसके अनुसार को जाना चाहिए। मेरे भी पर्ची, मेरे को बीएलओ जो थे उन्होंने मुझे पर्ची नीति में आकर के मेरी भी ड्यूटी बनती है। मैं अभी मेरा हाथ पाँव चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जा करके मैंने यहाँ पर्ची
और पर्ची लेकर के मैं मतदान करके आया। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। कैलाश चंद्र बाबूलाल डोंगरे, सीनियर सिटीजन पेंशनर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी शैलेंद्र, जी जी, क्या कोई और भी लोग मौजूद है? हाँ, आसपास अभी कुछ लोग आ रहे हैं। तो जहां तक बात हम भोजशाला की करें कि भोजशाला के मुद्दे पे तो अभी 1 से 2 सप्ताह अभी और सर्वे चलेगा और भोजशाला ने कहीं न कहीं वोटर को बहुत अधिक प्रभावित किया है। हिंदू समाज इस सर्वे से बहुत अधिक उत्साह में है और कहीं न कहीं उनको इस बात की आशा है कि एएसआई का जो भी सर्वे आएगा वो हिंदू पक्ष में आने की संभावना है। जी शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक बार फिर बागली विधानसभा की बात कर लेते हैं, रविंद्र जी से चर्चा कर लेते हैं। रविंद्र, कोई ऐसा मुद्दा है जो कि जनता के बीच में काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर ग्रामीण जो है उस योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं है। रहता है पीएम आवास योजना का, लेकिन विगत कुछ समय से लगभग 2 वर्षों से देखने में ये आ रहा है कि पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सर्वे सूची में उनका नाम रहता है, जब भी शिकायतें होती है अधिकारी नेता आते हैं, सूची बताते हैं कि आपका नाम है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। किसी को यदि उसका लाभ मिल चुका है तो उसकी राशि नहीं डल पा रही है, किसी की एक किस्त डल गई है तो दूसरी किस्त से काफी समय हो गया है, कई अधूरे घर मकान पड़े हुए हैं पीएम आवास योजना के। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जब भी कोई अधिकारी आता है या कोई नेता आता है तो सबसे उभर के यही मुद्दा आता है कि पीएम आवास योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही यह बागली क्षेत्र भी कहीं ना कहीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है और किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं किसानों में भी फसलों के दाम को लेकर और जो फसलों के करने में जो उनकी लागत जो बढ़ रही है, लगातार खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, लेकिन फसल का दाम उन्हें सही जो मायने में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता पाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी रहता है मेन। और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की जो अव्यवस्थाएं चल रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से सरकार दावे करती है उस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं स्तर शिक्षा का कमजोर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और चर्चाओं में रहते हैं। रविंद्र, आपके पीछे कुछ नव युवा नजर आ रहे हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। ये आने वाली सरकार को किस तरीके से इनकी अपेक्षाएं हैं जो कि सरकार के सामने रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे। आज यहाँ पर आप मतदान करना है, युवा हैं, तो किन अपेक्षाओं के साथ सरकार को चुनना चाहेंगे और क्या उम्मीदें रखते हैं नई सरकार? नई सरकार से आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, सहयोग करेंगे, इसलिए बीजेपी सरकार को हम वोट दें। क्या चाहते हैं? रोजगार या शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए? रोजगार में बढ़ावा होना चाहिए, शिक्षा में तो चल ही रहा है, और कुछ जो उम्मीद है? बिल्कुल कहना चाहेंगे रोजगार में बढ़ावा होना चाहिए, रोजगार में कुछ और आगे नौकरी युवाओं को मिले जिससे वो उनके रोजगार मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने वो भी झिझक रहे हैं कि क्या मालूम क्या ये बातें कहाँ जाएगी, कौन सुनेगा, क्या देखेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी और यहाँ की जनता भी कहीं ना कहीं कैमरे के सामने बोलने से झिझकते हैं। चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी से कुछ जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, पहले और दूसरे और तीसरे चरण के उसमें तुलना में अभी चौथे चरण में लोगों के मन में क्या उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि पहले और दूसरे चरण में कहीं ना कहीं मत प्रतिशत जो घट गया था वो तीसरे चरण में उछाल के साथ ऊपर आया, लेकिन अब फिर एक बार चौथे चरण की हम बात कर लें तो क्या कुछ अपडेट? देखिए दिव्या जी, जहाँ तक धार जिले की बात है, यहाँ का मतदाता थोड़ा सा उदासीन तो दिख रहा है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने में असफल हुई। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये शिकायत है कि हमारे तक तो कोई मत मांगने या मत की अपील करने कोई आया ही नहीं, तो हम मतदान करने खो जाए। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है मत प्रतिशत कम होने का। जी, विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद क्या लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत ही लोग चाहते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही असफल रही है पहुंचने के लिए, तो आप जनता के मन में किस पार्टी को लेकर वो चाहते हैं कि पार्टी बदले या फिर वही पार्टी दोबारा आए?
भाई जहाँ तक जनता, ग्रामीण जनता के मन की जहाँ तक बात है, एक तो वो एक प्रकार से प्रभावित उनके गांव के जो मुखिया या मुख्य लोग होते हैं, जैसा उनको निर्देशित करते हैं गांव हित में, तो वो गांव हित में ही कहीं ना कहीं मतदान करते हैं। साथ ही पीएम मोदी के चेहरे को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी है बीजेपी की ओर से सभी जगहों पर पूरे देश में जहां भी प्रत्याशी मैदान में उतारे गए भाजपा की ओर से, वहां पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, ना कि प्रत्याशी के चेहरे का किया गया है। नहीं, पीएम मोदी के चेहरे में बहुत जान है। मोदी जी सर्व पूजनीय, मोदी जी का बहुत सम्मान है और लोग मोदी जी के आधार पे ही इस सरकार को चुन रहे हैं। मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं जनता के मन में सद्भाव है और मोदी जी के उनके मन में मोदी जी के लिए सम्मान। तो हम ये कह सकते हैं यकीनन कि प्रत्याशी को लेकर चयन नहीं हो रहा है, बल्कि पीएम मोदी को फिर एक बार जनता लाना चाहती है। नहीं, पीएम मोदी नहीं, भाजपा की नीति को लेकर यहाँ पे जनता बहुत अधिक जागरूक है। भाजपा ने जिस प्रकार आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, बिना गारंटी वाले लोन की जो स्कीमें चली है, विशेषकर आयुष्मान में बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ है, बहुत से पीएम आवास गरीब लोगों को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं इस सरकार में जनता को लाभ भी मिला। जी शैलेंद्र, विकास की बात करें तो धार में अब तक क्या कुछ विकास है जो बीजेपी सरकार की ओर से किए गए हैं? जहां तक विकास की बात है, स्थानीय मुद्दों पे तो विकास हो ही रहा है, पर एक सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि जो प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी, प्रधानमंत्री की जो आम सभा हुई थी, उनमें सब बात बोली, सारे विकास की बात बोली, पर कहीं ना कहीं धार की जो रेल की मांग है, जो वर्षों से लंबित है, इंदौर गोधरा रेलवे लाइन, इंदौर दाहोद रेलवे लाइन, हालांकि ये दोनों रेलवे लाइनें पोर्टल पे आ चुकी है, इनका काम भी बहुत तेजी से हो रहा है, पर प्रधानमंत्री ने कहीं भी रेल लाइन का उल्लेख नहीं किया कि योजना कब तक जनता को समर्पित कर दी जाएगी। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। मोदी जी ने सब बोला पर रेलवे को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उसके बाद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई है? लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि रेल को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा असंतोष है कि मोदी जी को रेल के बारे में कोई ना कोई घोषणा जरूर करना थी कि रेल का जो वर्षों से लंबित सपना है, वो सपना आखिर कब पूरा होगा। हालांकि कार्य द्रुत गति पे चल रहा है, पटरियां बिछ गई है, टनल्स खुद गई है, मुआवजे मिल गए हैं, जमीन का अधिग्रहण हो गया है। यदि मोदी जी एक निश्चित तारीख धार लोकसभा में करके जाते कि इतनी तारीख को आऊंगा, रेल का उद्घाटन करूंगा, तो कहीं ना कहीं मत प्रतिशत बीजेपी का बहुत और अधिक बढ़ सकता। जी चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र जी से कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो रविंद्र, अब तक कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं? पूछना चाहा था, लेकिन अभी उनका कहना है कि कुछ समय थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत लेने का जो समय है उनका अभी हुआ नहीं है, उसमें कुछ 5-10 मिनट की देरी है। उसके बाद ही वो पूरा जो प्रतिशत, कितना महिला प्रतिशत मतदान हुआ है, कितना पुरुष प्रतिशत का हुआ है, इसकी जानकारी वो दे पाएंगे। जी, आपने पूर्व में शिक्षा का जिक्र किया था, शिक्षा को लेकर क्या कुछ आयाम लोगों के मन में है? जी बिल्कुल, बागली क्षेत्र की हम बात करें तो ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र में आता है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो सांसद है उनकी कहीं ना कहीं निष्क्रियता रही है और विकास के क्षेत्र में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। पूर्व में यहाँ पर नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद रहे हैं, लगातार चुनाव बीजेपी से जीते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उनके 2021 में निधन होने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ था और ज्ञानेश्वर पाटिल को चुना था, लेकिन ये 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें कहीं ना कहीं जो विकास होना था और बागली को जो सौगातें मिलनी थी वो कुछ ऐसी मिल नहीं पाई है खासकर। और सबसे बड़ा क्या, यहाँ पर बागली की हम बात करें तो यहाँ पर एक बड़े कॉलेज की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चों को इंदौर या उज्जैन या अन्य क्षेत्रों में पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। लेकिन एक कॉलेज है, लेकिन वो भी अव्यवस्थित है, वहाँ पर भी प्राचार्य नहीं है, वो भी प्रभारियों के भरोसे चल रहा है। तो कहने कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात इस बागली क्षेत्र को जरूरत है। जी, साथ ही मतदान की बात करें तो मतदान को लेकर अभी क्या कुछ ऐसी कोई खबर है जो कि मतदान केंद्रों पर लापरवाही हो गई हो या फिर ईवीएम मशीन से जुड़ी कोई खबर? जी अभी तक तो जो अपडेट लिया गया है उसमें ऐसी कोई खबर नहीं है और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। यदि कोई चीज आती है सामने निकल कर तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक है उनको बताया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बने रहिए। शैलेंद्र जी, मतदान को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मतदान को लेकर ऐसी कोई खबर कि जो ईवीएम खराबी या फिर कोई ऐसी अव्यवस्था जो कि मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हो, गर्मी और धूप को लेकर?
बहुत अच्छी पहल करी है। जीपीएस सिस्टम लगाया है, सीसीटीवी कैमरे संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जिला प्रशासन सतत कर रहा है। और जिन गाड़ियों में ईवीएम मशीन रख करके वापस आएगी विभिन्न तहसीलों से, उन गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम को लगाया गया है और उनकी मॉनिटरिंग एक ई कक्ष बनाया गया, उस ई कक्ष से सतत उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, साथ ही हम बात कर लेते हैं मतदान केंद्रों की। महिलाओं के मन में जो योजनाएं हैं उनको लेकर किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जहाँ तक महिलाओं की बात है तो करीब 50 से 60% महिलाएं जो लाडली लक्ष्मी योजना उससे बहुत प्रभावित है, उनको सही समय पे पैसा मिल रहा है, वो अपने निजी खर्च के उसमें काम आ रहा है, तो उसको लेके बहुत उत्साह है। कहीं ना कहीं बोलती है कि मोदी जी ने हमको पैसा दिया हमारे खर्च के लिए, हमारे घर खर्च के लिए, तो ये भी एक आकर्षण है मतदान का महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की ओर से भी तो कई ऐसी योजनाओं का दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को 8,000 रुपए पर महीना दिया जाएगा, उसको लेकर महिलाओं में कोई उत्साह नहीं है? देखिए, जहाँ तक 1 लाख रुपए की घोषणा का बात है, कहीं न कहीं जनमानस के मन में ये बात अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस मेजोरिटी में नहीं आना है। किसी भी तरीके से सरकार तो भाजपा की बनती हुई दिखाई दे रही है। 90 से 95% चांस ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनी। तो 1 लाख रुपए वाली बात को तो जनता ने खारिज कर दिया जी। और रही बात धार लोकसभा में चुनाव की, तो धार लोकसभा चुनाव में किसी भी शीर्ष नेता की न तो रैली हुई है, न कोई आम सभा हुई है। केवल अकेले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बल पे चुनाव लड़ा जा रहा है, जो खुद 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। जी शैलेंद्र, आसपास कुछ लोग मौजूद हैं आपके, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल 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 मैडम, मैं बिल्कुल करता हूँ, है ना। 1 मिनट सर, किस टाइप की सरकार चाहेंगे आप? अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार से क्या है, क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं सरकार? सभी सुविधाएं चाहते हैं जो विकास करेगा। लाडली लक्ष्मी बहना का लाभ मिल रहा है आपको? चलिए आप बताइए। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है? सरकार की योजना से लाभान्वित हैं आप? आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित हैं? तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार के पक्ष में है। देखो, बहुत सब कुछ है, लेकिन अभी ये चीजें आपको, हाँ, ये चीजें नहीं, आपका तो अभी मत जान रहे हैं आप कि सरकार, पिछली सरकार से आप कितने संतुष्ट है? सभी अच्छा है, बढ़िया। चलिए आपका नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए आपका जोर। चलो कोई बात ठीक है। दिव्या जी, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लोग कहीं ना कहीं कैमरे पे आकर थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, क्योंकि कैमरे पे बोलना भी अपने आप में एक चुनौती होता है। घर में तो आदमी बहुत बोल लेता है, पर कैमरे के आगे बोलने में कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। महिला मतदाताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है। हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे थे कि महिलाओं में, आपने जिस तरीके से लाडली बहना का जिक्र किया, तो महिला काफी उत्साहित नजर आ रही थी। तो यकीनन 80 से 90% जो लोग हैं, फिर से एक बार जो सरकार मौजूदा है वही मौजूदा सरकार को चुनना चाहती है। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं तो लाडली लक्ष्मी योजना से बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है, और कहीं न कहीं इस बात से उनको खुशी है कि हमारे घर खर्च में सहयोग, क्योंकि विशेषकर जो गृहिणियां हैं या जो हाउस वाइफ है, उनको बहुत खुशी है कि हमको अलग से खर्च के पैसे मिलते हैं। चलिए ठीक है शैलेंद्र, हमारे साथ रुके रहिए। तो रवीन जी से चर्चा कर लेते हैं। रवीन जी, क्या आसपास आपके मौजूद लोगों से चर्चा हो पाएगी? लोग तो खड़े हैं, लेकिन कोई कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपने मन में क्या है और सब राजनीतिक समीकरण पे रहते हैं, लोगों की नजर में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं, उनसे हम चाहे तो निर्वाचन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, हम पहुंचेंगे उनके पास। सर डॉक्टर विजय शर्मा जी है, जिनको यहाँ पर सेक्टर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हम निर्वाचन को लेकर क्या स्थिति चल रही है, किसका मतदान हुआ है, क्या है, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सर, मतदान यहाँ पर चल रहा है, तो कितना प्रतिशत मतदान हुआ और क्या व्यवस्था है?
अभी थोड़ी देर बाद अब भीड़ बढ़ना शुरू हुई है शुरू की अपेक्षा, तो अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा आएगा परसेंटेज अभी। क्या व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए केंद्रों पर? के लिए इस बार और पहले से भी बेहतर व्यवस्थाएं की, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं आदर्श मतदान केंद्र पे कितनी अच्छी सुविधा है। तभी तो इस बार जो हमारे कर्मी दल के लिए भी कूलर पंखे की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था है, मतदाताओं के लिए छायादार पूरा वो टेंट वगैरह की व्यवस्था की गई है। और कुल मिला के बहुत अच्छा, मतलब अभी तक सर क्या प्रतिशत रहा है एवरेज? अभी सेक्टर का जो अभी करीबन आधा घंटे पहले की 16% के आसपास एवरेज आ रहा था, जो लगातार अभी भीड़ बनी हुई सभी बढ़ते हुए क्रम में है अभी आने वाले। बिल्कुल सर का बताना है कि अभी लगभग 8 बजे तक का जो आकलन है उसमें कहने का 16% जो चापड़ा सेक्टर का मतदान हो चुका है और पहले से अच्छी व्यवस्था इस बार मतदान केंद्रों पर की गई है। सर का अनुमान है कि और तेजी से प्रतिशत बढ़ेगा और अच्छे प्रतिशत में मतदान होगा। जी, इनसे पूछिए कि आकर्षक का केंद्र आपने मतदान में किस तरीके से रखा है, क्योंकि पिंक बूथों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। जी सर, एक आदर्श केंद्र यहाँ पर जो बनाया गया है, तो इसकी खास क्या विशेषता और क्या व्यवस्था रखी गई है? आदर्श केंद्र मतलब एक तो ये खासतौर पे मतदाताओं को जागरूकता के लिए कि वो आए और इतना सरल तरीके से इसको अपना मतदान कर सके, अपने मत का कर सके। अगर वो यहाँ आता है तो उसे किसी भी तरह का जैसे भीड़ का कोई तनाव नहीं रहेगा। छायादार टेंट लगे हुए, कुर्सी लगे, अगर साथ में छोटे बच्चे भी आते तो उसके लिए प्ले जोन बना हुआ है कि वो वहाँ पे अच्छे से कम्फर्ट से रह सके। ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल भाग के जाना है और एक बोझ समझ के आएगा कि भीड़ होगी तो क्या करेंगे। तो वहाँ सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी है, खेलने की व्यवस्था बच्चों की, महिलाओं के लिए सेपरेट लाइन अच्छे से लगी हुई है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि आदर्श मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था है और खासकर जो महिला है जिनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर खिलौने की व्यवस्था है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कुछ बताने को कहिए इनको। ईवीएम की सुरक्षा किस तरीके से की जा रही है? शाम को 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को किस तरीके से सुरक्षित स्थान तक ले जाया जाएगा? जी जी बिल्कुल सर, मतदान के समापन के पश्चात जो ईवीएम मशीन है उनको किस प्रकार से जो सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा, क्या वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन है इसको लेकर? इसके लिए जैसे कि जहाँ पे मतदान होता है उसको प्रॉपर सीलिंग करके सभी जगह पर सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था है। तो पुलिस के संरक्षण में वो जो जिस गाड़ी से वो आता है उसके साथ वो सभी दलों के कर्मचारी के मिल के वो साथ में सेक्टर ऑफिसर की जो गाड़ी होती है वो भी उसके साथ जाती है और साथ में जो सेक्टर पुलिस होती है वो भी साथ में जाती है। इसी तरह से और भी रास्ते में जहाँ जहाँ भी चेक पोस्ट पॉइंट है तो उनकी सुरक्षा के बीच में गाड़ी जो है वो देवास की तरफ जाती है। तो इसी तरह का और इस बार क्योंकि काफी अच्छा समय दिया है तो उसमें एक अच्छे से उसका प्रॉपर तरीके से फिलिंग और ये सब करके उसको व्यवस्थित करके ईवीएम मशीन जो बागली विधानसभा के देवास जमा होगी, देवास ट्रेन नोट परिसर में जमा। जी बिल्कुल, उनका कहना है सर का कि बिल्कुल पुलिस प्रशासन की निगरानी में और कड़ी सुरक्षा के बीच में ईवीएम मशीन सभी मतदान केंद्रों से जाएगी और सभी जो मतदान दल है और उनके साथ पुलिस जवान भी है और सेक्टर अधिकारी है और सेक्टर पुलिस अधिकारी है, इनकी सबके बीच में सुरक्षा के साथ बागली विधानसभा के जितने मतदान केंद्र हैं वहाँ की ईवीएम मशीन जो भी है वो देवास नोट प्रेस है वहाँ पर जमा होगी और जब निर्धारित जो समय किया गया मतगणना का वहाँ पर ही उसकी मतगणना भी वहीं पर होगी। जी रविंद्र हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र, आपके आसपास कुछ हम ज्यादा लोग देख पा रहे हैं, क्या इनसे चर्चा हो पाएगी क्योंकि नए युवा नजर आ रहे हैं आपके आसपास? जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे चर्चा को लिए। हमारे साथ आए हैं एक क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता भी है और समाज सेवक भी है, उससे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और कितना अधिक मत यहाँ पर प्रतिशत करवा सकते हैं। लोकसभा के लिए मतदान हो रहा है और यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो आपके द्वारा मतदाताओं को किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है जिससे कि अच्छा से अच्छा प्रतिशत हो सके? ये देश का एक बड़ा सौभाग्य है कि आज़ादी के हम जो है 75 वर्ष के बाद 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 2047 का जो हमारा लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसकी आहुति के लिए हम घर घर अलग जगा रहे हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस महायज्ञ में भाग लें। लोग भी बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक जो है मतदान कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि गत वर्ष की तरह
इस बार भी अत्यधिक मतदान होगा। 60-70% के बीच पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी 60 से 70 के बीच। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या इन बीचों में जो क्या अभियान चलाए, क्या किस प्रकार से अपील की गई? लोगों के हम घर घर जाके हर बार की तरह जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निदान करते हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं, शौचालय की बहुत बड़ी समस्या थी, आवास की समस्या थी, उसका निराकरण हम करने जा रहे हैं। जो शौचालय बन गए हैं लेकिन कुछ आवास रह गए हैं, तो उनका भी हम निराकरण आगामी, मोदी जी ने बोले ही है 3 करोड़ से अधिक जो है मकान बनेंगे। लोगों को उत्साह है, लोग मोदी जी का भरोसा है। मोदी जी ने बोला था हर घर जल नल, तो उसके दौरान जो है गांव-गांव में जो है नल जल योजनाएं लागू हुई है। लोगों का भरोसा कायम है और आज जो है उसी का परिणति लोगों को विश्वास है बहुत लंबे समय बाद कि कोई काम करने वाला है। बिल्कुल, इनका कहना है कि बहुत जो मतदान से पहले के जो समय था उसमें काफी मतदाताओं को जागरूक किया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान हो और जो विधानसभा में प्रतिशत रहा था उससे भी कहीं ना कहीं अधिक मतदान यहाँ पर हो। जी रविंद्र जी हमारे साथ बने रहिए, हम शैलेंद्र से कुछ सवाल कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। क्या नए युवाओं से चर्चा हो पाएगी जो आपके आसपास मौजूद हो अभी? हाँ, ये गुप्ता जी बिल्डर हमारे साथ है, गुप्ता जी बताएंगे किस प्रकार से ये बहुत अच्छे किस मुद्दे पे आप वोटिंग करने आए? तो देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मतलब आपके वोटिंग का प्रमुख मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या बात है? इतने वर्षों से लंबे से साल से लंबे बाकी ऐसे नहीं। तो ये गुप्ता जी थे जिनसे हमने जाना, इनके मतपत्र के बारे में जाना है ना। तो और अभी कुछ लोग हैं, इन लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, इन लोगों से बातचीत करता हूँ, इनसे पूछेंगे। एक मिनट दीजिए। आप बताएं, लाडली लक्ष्मी योजना से खुश हैं आप? हाँ, मुझे उसका लाभ भी मिला है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला? कितने रुपए दे रही सरकार? चेक दिया थे, बराबर समय से मिल रहा? हाँ, मिल गए। तो अब और बढ़ के मिल सकते हैं ये पैसे? उन्होंने दिए तो मिल सकते। नाम बता दो आप। वर्षा कदम। तो दिव्या जी, ये वर्षा कदम जी थी जिनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ भी मिला है और इन्होंने बताया कि इनको जो पैसे मिले हैं वो चेक के माध्यम से मिले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और बहुत सारी अपेक्षाएं और आशाएं। जी, अभी आपने महिला से बात की है, वहाँ पर हम लाइन देख पा रहे थे कि यहाँ पर कोई क्लियर लाइन नहीं है कि महिलाओं की अलग लाइन है या पुरुषों की, मतलब ये निर्वाचन आयोग की ओर से बड़ी लापरवाही हो रही है। जी शैलेंद्र आवाज सुन पा रहे हैं आप? शैलेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रविंद्र जी से कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो रविंद्र, अब तक जो महिलाओं का प्रतिशत है क्या बढ़ रहा है? देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लंबी लंबी कतारें, भीड़ की संख्या बढ़ रही है वहां पर? लगातार महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रही है और मतदान कर रही है। अभी 9 बजे नए जो प्रतिशत का आएगा आंकड़ा, तो इसमें और भी स्थिति क्लियर होगी। मैं कहना चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मुझे वहाँ इकलेरा जो मतदान था जहाँ पर बहिष्कार की बातें चल रही है वहाँ पर जाना है, तो थोड़ा सा। चलिए ठीक है, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे रविंद्र जी। जी बिल्कुल, ठीक है। जी शैलेंद्र जी, आसपास की हम बात करें, आसपास के केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो कि सुनिश्चित नहीं की गई है? मतदान जारी है, हमारे साथ पूरी टीम है, हम 8-10 पत्रकार साथी है, पूरा भ्रमण कर रहे हैं और यदि किसी भी क्षेत्र में कोई भी कमी नजर आती है तो तुरंत बीएलओ को कहते हैं कि आप इस कमी को सुधारिए, ये अच्छा नहीं है मतदाता के लिए। ये एक बहन जी आई, इनसे हम चर्चा करेंगे।
विकासवादी सरकार पिछली सरकार से आप कितनी संतुष्ट हैं? बहुत है। आपके चुनाव का प्रमुख मुद्दा क्या मानते हो? ये मानते कि हमारे विकास में काम हो। काम हो। हाँ, मतलब रोड बने, ये मतलब शिक्षित की नौकरी लगे, ये। हाँ, तो रेल में कब तक बैठना चाहेंगे आप? तो कब तक आएगी धार में रेल कब तक आएगी? आ जाएगी। अच्छा, सरकार जल्दी करेंगे तो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, आप हाउस वाइफ हो कि नौकरी? हाउस वाइफ हो। हाँ। तो फिर तो लाडली लक्ष्मी के पैसे मिलते होंगे? हमारे हस्बैंड की नौकरी है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं मिलता। तो आपने जो वोट करा है वो विकास के मुद्दे को? हाँ, विकास तो मतलब अपने विकास में मतलब सब काम हुए ही। अच्छा, जो बचा कुचा और हो जाए अच्छा से। तो पिछली सरकार से आप संतुष्ट थे? हाँ जी जी जी। आपका नाम बता दीजिए। जी, धन्यवाद। जी, महिलाओं तो में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है शैलेन जी। हाँ हाँ, महिलाओं में काफी उत्साह है, उत्साहित होकर, क्योंकि पहले सुबह सुबह का मतदान करके जाए तो फिर घर की घर गृहस्थी भी संभालना है, जो दिनचर्या के काम है वो भी निपटाना है। तो महिलाएं प्रयास कर रही है कि सुबह सुबह वोटिंग करके और अपने घर की जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित कर सके। जी, मौजूदा सरकार ने क्या कुछ विकास है जो आपके क्षेत्र में किए हैं? मौजूदा विकास की यदि बात की जाए तो जब से पीएम पोर्टल पर रेल परियोजना आई है, रेल का काम द्रुत गति से हुआ है, टनल भी बनी है, पटरियां भी बिछी है और सड़कों का भी विकास हुआ है, नल जल योजना भी हुई है, पीएम आवास में लोगों को घर भी मिले हैं, रोजगार गारंटी में लोगों को रोजगार भी मिले हैं और पीएम की बिना गारंटी वाली जो लोन योजना उसमें कई लोग लाभान्वित भी हुए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से भी लोग लाभान्वित हुए हैं, पर सबसे अधिक लोगों को कहीं फायदा हुआ है तो वो सरकार की आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में कई लोगों के फ्री ऑपरेशन हुए, तो कहीं न कहीं देश का जो मध्यम वर्ग है उसको इससे फायदा हुआ। साथ ही किसानों के जुड़े मुद्दे की हम बात करें, किसानों की फसलें जो ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई थी और मुआवजे की कई मांगे जो है किसानों की ओर से की जा रही थी, क्या मुआवजा उनको मुहैया करवा दिया गया है सरकार की ओर से? नहीं, जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है कि पिछले 2 साल में न तो कोई ओला पड़ा है न कोई अतिवृष्टि हुई है, तो मुआवजे की बात तो जहाँ है पहले सिरे से खारिज हो जाती है कि यहाँ उत्पादन अच्छा है या थोड़ा सा उत्पादन कम जरूर हुआ है, पर यह कृषि प्रधान जिला है और यहाँ कृषि की बहुत अच्छी मंडी है और सोयाबीन मंडी तो देश की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और मैं आपको बिल्कुल दिव्या बताना चाहूंगा कि एमएसपी से अधिक मूल्य पे यहाँ मंडी में गेहूं बिक रहा है। गेहूं को लेकर भी कई उत्पादन केंद्रों पर लापरवाही बरती जा रही थी। जी हाँ, लेकिन अब उसको धीरे धीरे सुधार लिया गया है। कई ऐसे उत्पादन केंद्र थे जहां पर गेहूं बारिश में भीगते हुए भी नजर आए, क्योंकि बेमौसम बारिश मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। इस बार क्या है कि सरकार जितनी खरीदी करती है उसका 16% खरीदी भी नहीं कर पाई है। उसका कारण यह है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित करा है, समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसान को मंडी में मिल रहा है, तो किसान तो स्वाभाविक है कि मंडी में पहले अपनी फसल को बेचेगा। इसलिए अभी सरकार की गेहूं की जो खरीदी, अभी सरकार ने तारीख भी आगे बढ़ा दी समर्थी एमएसपी की, क्योंकि जो भंडारण की क्षमता थी, जिस हिसाब से भंडारण होना था, वो सरकार के पास अभी वो भंडारण हो नहीं पाया है। पर इसका एक दुष्प्रभाव यह आ सकता है कि आने वाले समय में गेहूं के मूल्य में हम बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। जी, और साथ ही यहाँ पर किसानों की बात कर ले, किसानों की क्या कुछ मांगे हैं जो निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार उनकी सारी मांगे जो है लगातार पूरी करती जा रही है, कि आप भी ऐसी कोई मांगे हैं जो किसानों की सरकार की ओर से असफल साबित हुई हो? देखिए, जहाँ तक पिछली सरकार ने किसान सम्मान निधि चालू करी, किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए साल किसानों को दिया जा रहा है जी। और जो सोसाइटियां हैं, सोसाइटियों के माध्यम से बिना ऋण के उनको 5 लाख तक के 33,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जो है लोन खाद बीज के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसपे किसी भी प्रकार का सरकार ब्याज नहीं दे रही, विदाउट ब्याज के दे रही। तो किसान कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट है। और साथ ही अब ये सीमेंट जी दिव्या, सीमेंट व्यवसायी माहेश्वरी जी हमसे जुड़ गए हैं, इनसे जानेंगे थोड़ा सा व्यवसायिक विषय पे। हाँ माहेश्वरी, बताइए। अच्छा काम हुआ है, हम लोग अच्छा काम मिले हैं।
व्यापार में क्या स्थिति? व्यापार बहुत बढ़िया है, बहुत मोदी जी जब चाहे तब से यहाँ पर बहुत संभला है, बहुत अच्छा है और हर तरह की सुविधा मिल रही है। किसी तरह कोई तनाव नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। जीएसटी से किसी प्रकार की परेशानी? किसी भी तरह की परेशानी नहीं है और बिलिंग बराबर हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। कमलेश माहेश्वरी। ये सीमेंट व्यवसायी माहेश्वरी जी थे जो अभी नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित थे। बीजेपी का बताया, विकासवादी सरकार का बताया। तो ऐसे इस टाइप के कई लोग हैं जो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित है। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो प्रमुख चेहरा रहा है वो नरेंद्र मोदी की तय रखा। ठीक है शैलेंद्र जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सरदारपुर से भी संवाददाता नरेंद्र पवार जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ चर्चा ले लेते हैं चुनाव से जुड़ी। तो नरेंद्र, क्या कुछ उत्साह है जो इस चौथे चरण और आखिरी चरण में अब फिलहाल नजर आ रहा है? जी दिव्या जी, सुबह भी हमने बताया था कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर मतदान केंद्रों पर देखी जा रही थी। कुछ मतदान केंद्रों पर कम भीड़ देखी जा रही, पर कुछ पर अधिक देखी जा रही। कहीं ना कहीं सुबह का जो वक्त है निश्चित तौर पे कामकाज वाला वक्त होता है, क्योंकि कामकाज करने के लिए बाहर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, इसलिए सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिल सकती है। जी दिव्या जी, काफी सुंदर मतदान केंद्र आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, तो ये लोगों के आकर्षक का केंद्र बन रहा है। ये निश्चित तौर पे ये आदर्श मतदान केंद्र है ग्राम दसई में। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो तमाम उसको सजाया गया, पूरा मतदान केंद्र को पूरा सजाया गया। भाई मतदान अभी भी यहाँ पर जारी है। निश्चित तौर पे यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही तमाम व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। जी जी जी। महिलाओं में योजनाओं को लेकर क्या कुछ उत्साह है? जी जी जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं योजनाओं की अगर बात की जाए तो योजनाएं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सरकार द्वारा निकाली गई थी, तमाम सरकार द्वारा। पर यहाँ पर लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे ये उभर कर विधानसभा चुनाव में भी आई थी। अभी अगर देखना यह होगा कि मतदान केंद्र के बाहर हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर उचित नहीं होगा किसी के पक्ष में बोलना। जी दिव्या, एक महिला बुजुर्ग आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। इतने चुनाव उन्होंने देखे, मौजूदा सरकार ने क्या कुछ विकास और क्या कुछ उनकी मांगे हैं जो पूरी की है? जी निश्चित तौर पे युवा हमारे साथ में, हम युवा से चर्चा करते हैं कि आज जो मतदान होना है, युवा कहीं ना कहीं युवा का एक बहुत प्रतिशत कहीं ना कहीं मायने रखता है सरकार बनाने में। निश्चित तौर पे हमारे साथ यहाँ पे युवा है, हम उनसे जरूर चर्चा करते हैं कि आज आपने मतदान किया है, किसको देखते हुए मतदान किया है? आज हमने रात से सुबह से मतदान कर दिया है राष्ट्र हित के लिए, और जो एक जो अच्छे सरकार मजबूत जो चल रही है मोदी जी के समर्थन में मतदान करा है। जी निश्चित तौर पे जैसे आपने मोदी जी का जिक्र किया है, निश्चित तौर पे सरकार कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं भाजपा सरकार ने निकाली, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं निकाली वो राष्ट्र हित की योजना है, और यहाँ से मतलब कुछ योजनाएं ऐसी है कि जो पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंचल में पहुंच ही नहीं पाती थी। पर अभी जो जितनी भी योजनाएं चल रही है, आयुष्मान योजना भारत में जो गरीब परिवार से जो इलाज नहीं करा पाते थे, आज हमारे मध्य प्रदेश से आज दूर दूर गुजरात और सभी जगह जगह बड़े अस्पतालों में जाके निःशुल्क इलाज कराते हैं। एक मतलब संजीवनी बोल सकते हैं कि एक जड़ी बूटी आयुष्मान के माध्यम से मोदी जी ने जो सरकार ने जो दी है, और ऐसी कई योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जारी है, और निश्चित ही अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की बनेगी, और अब की बार 400 का। जी दिव्या जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर शैलेंद्र जी से जुड़ना चाहेंगे। शैलेंद्र, मेरा सवाल होगा कि अभी तक क्या कोई ऐसी खबर सामने आई है जहां ग्रामीणों की मांग ना पूरी होने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया हो? नहीं जी, अभी तो इस प्रकार की कोई भी बात या घटना सामने नहीं आई है कि कहीं मतदान का बहिष्कार किया गया हो। इस संबंध में जो जिला प्रशासन बहुत चाक चौबंद है, उनमें जो भी कमी पेशी थी, जो भी दिक्कतें थी, उनको पहले ही एक रिहर्सल के माध्यम से दूर कर लिया था। जी शैलेंद्र, हमारे साथ आप आगे भी बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो नरेंद्र जी से मैं बात करना चाहूंगी। नरेंद्र, चुनाव को लेकर जिस तरीके से लोगों के मन में उत्साह है, पार्टी प्रत्याशियों को लेकर एक असमंजस पैदा होती है कि किस पार्टी को हम चुने, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने कई ऐसे दावे करती है ताकि जनता को लुभाने का काम
कर सके। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी कई ऐसी योजनाएं लेकर आती ताकि जनता उनसे जुड़ी रहे, और वहीं विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की थी, क्या लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ही आएगी और कांग्रेस आखिर कहां पर कमजोर पड़ रही है? सारे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चुनावी प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज 8 या 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। निश्चित तौर पे अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो वोट प्रतिशत पहले कम था। आज का जो वोट प्रतिशत मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर, क्योंकि इंदौर एक सबसे बड़ी लोकसभा सीट है जहां पर शंकर ललवानी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वहां से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। उसके बाद वहां पर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही थी। अब देखना यह होगा कि वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है, क्योंकि तमाम ऐसी जगह है जहां पर वोट प्रतिशत आज बढ़ने की संभावना लग रही है। और विकास की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा सरकार द्वारा निश्चित तमाम योजनाएं जो निकाली गई थी, लाडली बहना योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, ऐसी तमाम योजना भाजपा सरकार की निकाली गई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समीकरण देखा जाए तो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पर अभी यह कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम इसको नहीं कह सकते कि किसकी जीत होगी, क्योंकि दोनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं मैदान में है। अब आमने सामने जो टक्कर है कहीं ना कहीं देखने को यह जरूर मिलेगा कि आप किसकी जीत होती है। जी दिव्या। नरेंद्र, आपके पीछे बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है, तो क्या निर्वाचन आयोग की ओर से जो व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई थी कि जो बुजुर्गों को है बैलेट पेपर के द्वारा मतदान करना है और बैलेट पेपर लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारी या कर्मचारी पहुंचेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है क्षेत्र में? नहीं, तमाम शासन चुनाव आयोग के द्वारा तमाम निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ पर बुजुर्ग जो वोटर थे उनका बैलेट पेपर से मतदान किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विकलांग मतदाताओं की, तो विकलांग मतदाताओं को ले जाने की ट्राईसाइकिल व्यवस्था शासन की तरफ से की गई है। निश्चित तौर पे ऐसे कोई अव्यवस्था हमको नजर नहीं आ रही चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन हाल फिलहाल में आपके पीछे से ही एक बुजुर्ग महिला गई है मतदान करने के लिए, करीब 70 से 80 वर्ष की महिला थी वो, तो क्या उनको भी मुहैया नहीं करवाई गई व्यवस्था है? नहीं, उनको लाइन से हट के पहले मतदान उनका करवाया गया है निश्चित तौर पे। और यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका, इनको दोनों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया गया है। वहीं अगर कोतवाल की बात की जाए तो उनको ट्राईसाइकिल से ले जाने की व्यवस्था भी यहाँ पर मतदान केंद्र के बाहर की गई है। जी दिव्या जी। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है नरेंद्र? अनुमानित तौर पे अगर प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ पर अभी का प्रतिशत कहीं ना कहीं देखने को 20 से 30% यहाँ पर मतदान हो चुका, क्योंकि 9 बजे इसका आंकड़ा आना है। जी दिव्या जी। नए युवाओं की बात करें तो जो रोजगार के मुद्दे बाहर निकल कर आए थे, क्या युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है? युवा पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए? जी निश्चित तौर पर युवा भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो युवा सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस मतदान का और मत का उपयोग कर रहे हैं। जी, आपके साथ कोई मौजूद है, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। जी, आपका मतदान हो चुका है? जी हो चुका है। जी, सिंबल बता दीजिए। जी, आपने जो मतदान किया है किस पार्टी को, किसको लेकर आपने मतदान किया है? हमने तो अपने भारत के हित में करा है। तो मतदान में अब बड़ा उत्साह था। हमारे घर परिवार सभी ने मतदान में लाइन में लगे हुए हैं और मैंने अभी करके बाहर हुआ। मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है ये? मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? हम 70% मौजूदा सरकार से संतुष्ट। 70% ही? जी जी दिव्या जी, ये 70% ही मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं। जी, 30% ऐसा क्या है कि जो इन्होंने मांगे की हो, या क्या ऐसा है जो विकास के दावे सरकार ने किए हो जो पूरे नहीं हुए, खोखले नजर आए हैं? जी, 30% ऐसा क्या है जिनने वादों किए हैं वो जो खोखले हैं सरकार? वो हमारे हित में थोड़े नहीं हो पाए उनसे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बार अब कर देंगे। जी, अब किसान है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है किसानों का? किसानों के हित में थोड़ा मुद्दा जैसे कि हमारे फसलों में दाम कम मिल रहे हैं और थोड़ा सा खेती के हित में वैसे मौजूदा सरकार द्वारा तमाम योजनाएं निकाली गई है किसानों के लिए भी। वो वैसे ठीक है योजना है तो, लेकिन उसका लाभ कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है।
आप उसको किसको देखकर मतदान कर रहे हैं आप? देश आगे बढ़े। युवाओं के लिए सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर भी हम देश में मोदी कुछ अच्छा करें। जी, ये थे युवा और ये थे किसान, ये दोनों बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमियां जो है वो सरकार पूरी करेगी, इनको विश्वास है। जी, लेकिन रोजगार के भी मुद्दे कई बार यहाँ पर सामने आ चुके हैं, जो कि पलायन कर रहे हैं युवा, इस पर क्या कहेंगे ये? जी, ये रोजगार की अगर बात कर रहे हैं तो रोजगार के लिए यहाँ पर पलायन हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर सरकार चाहती है तो रोजगार यहाँ पे उपलब्ध करा सकती है, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था शासन की जमा सकती है डेवलपमेंट। जी, हमारे साथ और भी हैं। आज आपने मतदान किया, कुछ कहना चाहेंगे? आज जो पेपर से अभी आए, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति सरकार को जागरूक होना चाहिए, बेरोजगारी के प्रति अपने कर्म को निकालना चाहिए, उसकी व्यवस्था की देखते हैं। आज जो मतदान हुआ है यहाँ पर क्या व्यवस्था थी मतदान केंद्र पे? मतदान की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, 3 तरह यहाँ पर आदर्श मतदान केंद्र, बहुत अच्छा लगा, है ना। ये जो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है धार मऊ लोकसभा सीट में, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे शेड्यूल ट्राइबल क्षेत्र है, ये आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार को और जागरूक होना चाहिए। कहीं ना कहीं कमियां लग रही है आपको? कमियां तो जरूर रहेगी ना, इतना समय हो गया, 71 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन बेरोजगारी के प्रति सरकार उदासीन ही रही। मूलभूत सुविधाएं, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को लिए भी यहाँ पर अगर देखा जाए कभी कभी या पानी या बिजली, सड़कें, साफ सफाई क्या है? वैसे तो व्यवस्थाएं हुई है, लेकिन अभी और बहुत कुछ होना बाकी। जी जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दिव्या जी आपके ऊपर कहना है विकास। नरेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। हम रतलाम से संवाददाता यशवंत से चर्चा करना चाहेंगे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत, मतदान को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ उत्साह है और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं जो मतदान केंद्र पर नजर आ रही है? दिव्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रतलाम जिले में 1297 मतदान केंद्र हैं, जहां पर कुल 11,04,000 से अधिक मतदाता पुरुष है और वहीं 5,52,000 से अधिक महिला मतदाता है। सुरक्षा की बात करें अपन तो यहाँ पर माकूल सुरक्षा है। व्यवस्था की बात करें अपन तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा, समाज सेवियों द्वारा बहुत ही अच्छी माकूल व्यवस्था की गई है, जहाँ पर गर्मी को देखते हुए नमकीन छाछ है, पेय रख रखा है उन्होंने और अन्य व्यवस्था भी है। और साथ ही साथ सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली है। अति उत्साहित है मतदाता मतदान करने के लिए। जी, मौजूदा सरकार से क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या मौजूदा सरकार को फिर एक बार जनता चुनना चाहती है? देखिए, मौजूदा सरकार जो है महंगाई को लेकर अधिकांश लोगों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और रोजगार की बात करें अपन तो यह भी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र आता है, जहां पर लोगों का जो आदिवासी लोग हैं रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जिसको दूर करना चाहिए। जी, यशवंत, महिलाओं की बात करें, महिलाओं को कितना लाभ मिल पा रहा है सरकार की योजनाओं का? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिलाओं के लिए भी कुछ अच्छी योजना ला रही है, उसको देखते हुए भी महिलाएं विशेष तौर पर राष्ट्रीय हित में मतदान कर रही है। जी, कितने प्रतिशत महिलाएं हैं जो मतदान केंद्र पर अभी मौजूद हैं और कर चुकी है चुनाव? देखिए, अधिकांश केंद्र जहाँ पर महिलाओं के साथ साथ में पुरुष को भी लंबी लाइनें, कतारें हम देख रहे हैं, जिसमें महिला अति उत्साहित होकर अपना मतदान का उपयोग कर रही है। साथ ही हम बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी काफी हद तक जो है बढ़ोतरी लगातार होते जा रही है देश में और मत प्रतिशत घटता जा रहा है। क्या बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ रतलाम में भी मौजूद है? देखिए, बेरोजगारी का तो पूरा देश में मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाना चाहिए वह उठा नहीं पाती है। हर क्षेत्र में कांग्रेस मुद्दे को लेकर पीछे हट जाती है, कहीं कुछ मुद्दे उठा लेती है, लेकिन कहते हैं सुबह से शाम में उसका जो भी मुद्दा रहता है वो ठंडा हो जाता है। जी, मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार गई थी, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा।
जी हाँ, मतदाताओं का रुख तो यही है कि केंद्र सरकार जो है वर्तमान में जो उसने योजनाएं लागू की है, सड़कें देखें अपन, सबसे बड़ी 8 लेन 4 ओवर उन्होंने जो बनाया है, आवाजाही के जो आवागमन के साधन है उसको दुरुस्त किया है और लगातार इस ओर भी काम कर रही है। उसको देखते हुए मतदाता का रुझान यही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। जी साथ ही हम युवाओं की बात करें तो युवाओं की मांगे क्या निकल कर आ रही हैं सामने? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं का यही कहना है कि सर्व सुविधा युक्त शिक्षा उनको उपलब्ध हो और जल्द से जल्द उनको भी नौकरी चाहिए। जी चलिए ठीक है यशवंत, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम नरेंद्र पवार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो नरेंद्र जी, मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे करके मत प्रतिशत बढ़ रहा है? जी दिव्या जी, निश्चित तौर पे बहुत प्रतिशत बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी ने अभी जो बेरोजगारी को लेकर बताया, हालांकि में यह बेरोजगारी का मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस भुना नहीं पा रही है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक वो मुद्दा तो उठाती है पर वो शाम तक उसको ठंडा हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे सहयोगी ने यह बात बिल्कुल सही कही है, यह बिल्कुल सोचने वाली बात है कहीं ना कहीं। सरदारपुर में मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है आपका रोजगार के? जी, रोजगार की अगर बात की जाए तो मैं बता देना चाहूंगा, पहले भी मैंने बताया कि सरदारपुर विधानसभा के अंदर एक हथौद इंडस्ट्रीज एरिया है, पर आज तक वहां पर इंडस्ट्रीज आ नहीं पाई है। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें कमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर होगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी युवाओं के लिए। कहीं ना कहीं ये इस पर सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। दिव्या जी, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पे। जी दिव्या जी, और अभी हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं किस तरीके से मुहैया कराई जा रही है लोगों तक? जी, व्यवस्था की अगर बात की जाए, किस चीज की व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? चुनाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है, जैसे कि पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि धीरे धीरे करके जो दिन का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और मौसम में भी कई बदलाव नजर आ रहे हैं। अचानक बेमौसम बारिश जैसी भी स्थिति नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, मौसम की अगर बात की जाए तो आज मौसम सुबह से खुला हुआ है और सुबह सुबह यहाँ पर थोड़े से बादल जरूर छाए थे। अभी हवाएं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कल बारिश होने के बाद ही यहाँ पर तापमान थोड़ा सा गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं अगर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम ठीक है। और चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देख सकते हो तो मेरे पीछे पानी के केने भी लगाई गई है, यहाँ पर कुर्सियां भी लगाई गई है। निश्चित तौर पर यहाँ तमाम तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है। जी दिव्या जी, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कहीं ना कहीं निश्चित तौर नीचे बैठे वर्ग तक पहुंचा है। कहीं ना कहीं योजना की योजना तो कई तमाम निकाली गई है, पर योजनाओं को धरातल पे भी ले जाने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी अपना अपना प्रचार जरूर कर रही है। अब कांग्रेस तो इसको भुना नहीं पा रही, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कोई मुद्दा अभी तक बनाया ही नहीं है ऐसा कि वो मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाए। जी दिव्या, साथ ही हम एक और चर्चा कर लेंगे प्रत्याशियों के बारे में। प्रत्याशियों की ओर से क्या कुछ प्रयास है जो मत हासिल करने के लिए क्षेत्र में किए गए अब तक? जी बिल्कुल, प्रत्याशी की तरफ से तमाम तरह के वादे किए गए, बेरोजगारी को लेकर भी यहाँ पर वादे किए गए हैं। प्रत्याशी की तरफ से भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से यहाँ पर वादे किए गए। वहीं धार महू लोकसभा सीट से 7 प्रत्याशी अपने चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनकी किस्मत मतदाता ही तय कर पाएंगे कि ये कौन जीतता है। जी दीजिए, मौजूदा सरकार से जनता कितनी संतुष्ट नजर आ रही है क्षेत्र में? जी, मौजूदा सरकार से कहीं ना कहीं संतुष्ट तो नजर आ रही है। सरकार से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वोटर से बात की थी, उन्होंने कहा था कि 70% सरकार से संतुष्ट है, 30% संतुष्ट नहीं है। 30% में अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्वास्थ्य, बिजली और पानी, ये तमाम चीजें जो रहती है उनको लेकर सबसे फोकस जनता का रहता है। वो अगर तीनों चीजें अगर मिल पाती है तो कहीं ना कहीं सरकार से संतुष्ट रहती है जनता। जी, ये तो मूलभूत सुविधा है, पानी, बिजली, इस तरीके की समस्या भी क्षेत्र में अभी भी मौजूद है। जी, तमाम तरह की, हाँ, अभी अगर बात की जाए कई क्षेत्र ऐसे बाकी है जहाँ पर पानी की बिल्कुल समस्या है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो दूर से पानी, हालांकि अभी नल जल योजना जो निकाली गई है सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं वह अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। कोई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई, कोई जगह नहीं पहुंची है। अब कहीं ना कहीं वो सरकार उसको भुना ले,
बस सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सरकार के तमाम रोड की अगर बात की जाए, 1 लेन रोड बने, 4 लेन रोड बने, 2 लेन भी बने। प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले सिंगल पट्टी रोड बनता था, अब 2 लेन रोड बनने लग गया। कहीं ना कहीं सरकार तो तमाम काम कर रही है, पर देखना यह होगा कि अब मतदाता किसको चुनते हैं, क्योंकि अपने मत का उपयोग जनता करेगी और अपने मत का उपयोग करने के बाद में ही वो किसको देती है, देखते हैं। जी, ये जो पिंक बूथ बनाया गया है बहुत ज्यादा ही सुंदर और आकर्षक का केंद्र रहा है और देखने को भी मिल रहा है। इसी को देखकर क्या वोटर्स जो है लगातार वोटिंग करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं? जी, तमाम पिंक मतदान केंद्र, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए वोटरों की, तो वोटरों में निश्चित तौर पे उत्साह जरूर देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पर हमारे साथ एक मतदान के लिए आए हैं, हम चर्चा करते हैं। अब मतदान के लिए आए, सुबह घर से निकले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी तक मेरे हिसाब से 10% मतदान हो चुका हुआ, 10-20%, और अच्छा लग रहा है हमको जी मतदान करते हुए। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, ये तो वक्त बताए क्या होता है क्या नहीं, बाकी ठीक है, जैसा भी हो। रिजल्ट के ऊपर 4 जून को मालूम पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। आप महिला है, महिला वोटर हैं, कहीं ना कहीं आप घर से आप भी निकल कर आए हैं मतदान करने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? ये पिंक जो मतदान केंद्र बना है, कितनी सुविधा है? बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा लग रहा है और हम संतुष्ट हैं। मौजूदा सरकार जो है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं निकाल रही है, धरातल पहुंच रही है। आपको किसी योजना का लाभ? हमें काफी योजनाओं का लाभ हो रहा है, हम तो संतुष्ट हैं। जी, ये थी महिलाएं कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं योजनाओं से। साथ ही हम तेज हवा देख पा रहे हैं आपके आसपास, क्या मौसम खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे यहाँ पर 3-4 दिनों से लगातार शाम के समय मौसम खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं अभी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, कहीं तापमान में गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं गर्मी से ये राहत देने का काम कर रही है हवाएं। जी, साथ ही बारिश की बात करें, बेमौसम बारिश कभी भी मध्य प्रदेश में हो जाती है, तो मतदान केंद्रों पर बारिश को लेकर भी कोई व्यवस्था की गई है या फिर बारिश में टेंट उड़ता हुआ नजर आएगा? जी, अभी तक तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पर अब देखना यह होगा कि क्योंकि आंधी तूफान आता है, पानी आता है, उसको ना तो कोई टेंट रोक सकता है या कोई चीज रोक सकती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह तो मौसम पे डिपेंड होता है। जी नरेंद्र, ईवीएम को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं 6 बजे के बाद मतदान के समापन के होने पर? जी, यहाँ पर बीएसएफ की, एसएफ की जवानों की, आर्मी की फोर्स के जवानों की, पुलिस मुहैया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीपीएस लगाया गया है, तमाम पार्टियों को रवाना करने के लिए आगे पीछे गाड़ियां रहेगी, तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा की गई है, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों के जो बाहर है उनको लेकर भी आज जैसी सुरक्षा देखने को सुबह सुबह मिली थी हमको, कि वहां पर जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है, जैसे 63 क्रिटिकल मतदान केंद्र सरदारपुर विधानसभा में है, कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बीएसएफ जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही नरेंद्र, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर ले चौथे चरण की, तो चौथे चरण में क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है? क्योंकि मौजूदा सरकार की हम बात कर ले, कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो कि विफल भी होती हुई दिखाई दी है, तो क्या वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ रहा है चौथे चरण में? जी, निश्चित तौर पर चौथे चरण की अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो वोट प्रतिशत निश्चित तौर पर चौथे चरण में बढ़ेगा, क्योंकि पहले हमने देखा है कई जगहों पर पहले तो मतदान अच्छा हुआ, पर शाम के समय वो ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पर तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ता है या कम होता है, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले चुनाव आयोग द्वारा, वहीं शासन द्वारा लोगों को समझाइशी गई, चौपाल लगाई गई और यहाँ पर मतदान की अपील की गई है मतदाताओं से। तो नरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे चुनाव से जुड़ी।